सभी को नमस्कार। देखेंगे हम सीटेट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सीटेट की हिंदी 20 अगस्त की तैयारी के अंतर्गत हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही हम इसमें हिंदी पेडागोजी के हैं क्वेश्चन और जो आपका पैसेज से आते हैं गद्यांश से 30 क्वेश्चन। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए पहले पेडागोजी से शुरू कर रहे हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? 4 विकल्प हैं, ABCD। लिखते समय गलती करती है तो भाषा शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी पूछी गई है। क्या होगा इसका राइट आंसर? समझाना चाहिए। इसमें आपका होगा, देखिए, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जो स्वयं उसमें सुधार करे, उसको सुधारने का लिए मौके देने चाहिए, उसको बताना चाहिए। ठीक है, अशुद्धियों को काटना नहीं है, निगेटिव कोई बात नहीं कहनी है। पेडागोजी में विद्यार्थियों कोई अगर निगेटिव बात कही गई है उससे बताया जाए कि उसके अंक कट जाएंगे, ये नहीं है। नंदिनी को समझाना कि शुद्धता ही लेखन का ये नहीं है, ये नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा A। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है जब हम पढ़ाते हैं 6 to 8 को? क्या होगा इसका सही विकल्प? लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करना नहीं, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तिक प्रयोग कर भाषा को अलंकारिक बनाना, भाषा को अलंकारिक नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें ये एम दिया नहीं होगा। ठीक है, 6 to 8 लेवल पर ये होगा आपका। देखिए C होगा। C संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना, समझना नहीं समझाना हो जाएगा, और उनका प्रयोग करना। ठीक, जो किताब के अनुसार जो आए हुए हैं मुहावरे उसको उस संदर्भ के अनुसार समझाना और उसका प्रयोग कैसे हुआ ये करना। ठीक है, तो आप ये सोचोगे B भी होता, B नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना अलंकारिक प्रयोग बच्चों को नहीं बताना 6-8। तो यह है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयास करना, अर्थ ही नहीं बताना है, केवल अर्थ ही नहीं बताना है। क्या करना है हमको? उनका प्रयोग बताना है, उनका अर्थ समझाना है, दोनों चीज़ें करना है संदर्भ के अनुसार। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? व्याकरण शिक्षण से संबंधी कौन सा प्रश्न इसमें है? कौन सा प्रश्न है जो व्याकरण संबंध में पूछा गया है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह से 2 युग्म बताइए, ये नहीं। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में एक ऐसे शब्द को युग्म छाटिए, ये भी नहीं है। व्याकरण शिक्षण संबंधी प्रश्न बताना है कौन सा है। घर घर शब्द का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए, ये है आपका। घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये है आपका। जो राइट आंसर है वो आपका D है। ठीक, व्याकरण शिक्षण में D ऑप्शन आपका है। घर घर आपकी चर्चा है, तो घर शब्द 2 बार आया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वाक्य पर? व्याकरण शिक्षण के संबंध में ये प्रश्न प्रभावी है, D। आप भी साथ में पढ़ते रहिए, बताते रहिए आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है जब आप एक भाषा की पुस्तक बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कंपाइल कर रहे हैं बुक्स, तो सबसे कम महत्वपूर्ण उसमें क्या दिखाना है? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, ये नहीं है। भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास, ये भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं देना है। और समस्त व्याकरणीय बिंदुओं का समावेश। देखिए आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा ये C। कैसे C होगा? D भी नहीं। एक्चुअली में जानते हैं A है, B है और D है। ये पुस्तक जब आप बनाएंगे, पाठ रखेंगे, तो A भी जरूरी है, B भी जरूरी है, D भी जरूरी है। C जरूरी नहीं है कि आप सभी व्याकरण के बिंदुओं को पाठ्य पुस्तक में उच्च स्तर पर शामिल करें। हम समझते हैं विद्यार्थियों, समझ गए होंगे आप कि व्याकरण के बिंदु तो लगाने हैं, लेकिन सभी व्याकरण के बिंदुओं का समावेश 6 to 8 में नहीं करना है। ये समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करना है, ये करना है, D करना है। ठीक, और सबसे कम पूछा गया है ना, तो सबसे कम आपको ये सारी भाषा का सब एक ही में नहीं लगा देना है। ठीक है, व्याकरण के सारे बिंदु, तो आपका आंसर C आएगा। अगला देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? किसी रचना के विषय में हमको अपनी राय बनाना है,
तो इसमें आत्मविश्वास हमारा विकसित हो, इसके लिए क्या करना है सबसे आवश्यक? देखिए, किसी रचना के विषय में राय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? क्या चाहिए आपको? देखिए, आपको चाहिए भाषा बोध और साहित्य बोध, ठीक है। और किसी रचना के विषय में राय बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? भाषा बोध होना चाहिए और उस साहित्य का बोध होना चाहिए। कवि कविता बोध नहीं, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध भी नहीं है, साहित्य बोध और छंद नहीं है। भाषा बोध 2 चीज़ें हैं, नोट कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट चीज़। तो अपनी कोई भी रचना है उसके बारे में आपका क्या राय बनाना है, उसके लिए भाषा बोध चाहिए और साहित्य बोध, भाषा का ज्ञान और साहित्य का ज्ञान। नेक्स्ट हमारा, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? बताइए। ABCD ऑप्शन आपके सामने हैं। सीटेट में प्रश्न आ जाइए तो क्या होगा आपका आंसर? इसका राइट आंसर होगा, बच्चों में अतिरिक्त पाठ सहगामी जो होती है, अतिरिक्त पठन सामग्री को विकसित क्यों करना है, इसके लिए है। देखिए, इसलिए होता है कि पढ़ने में छात्र की रुचि बनी रहे और भाषा ज्ञान में वृद्धि हो, ठीक। सामान्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं, साहित्यकारों से मतलब नहीं, भाषा और सामान्य ज्ञान से मतलब नहीं, ठीक है। ताकि बच्चे की पढ़ने वाली जो सामग्री है उसमें रुचि बनी रहे और उस भाषा के ज्ञान में वृद्धि हो, इसीलिए अतिरिक्त पठन सामग्री कोर्स में लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? इसमें अलंकारिक नहीं होता, अलंकारिक रूप को पहचानना, व्याकरण को कंठस्थ कराना नहीं है, साहित्य बोध की रचना नहीं है। तो क्या बचा? ये बचा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होता है, ठीक। ये ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को सशक्त पहलू है परिचित कराया जाना चाहिए। तो इस कथन में प्रयुक्ति का क्या अर्थ है? इस कथन में प्रयुक्त का अर्थ बताना है। प्रयुक्त का मतलब विशिष्ट भाषा प्रयोग, बी ऑप्शन होगा आपका। साथ साथ पढ़ते रहिए आप भी। ये बताइए, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? कौन सी विधि ऐसी भाषा की शिक्षण की है जिसमें मातृभाषा को नहीं शामिल, मतलब बीच में नहीं रखा जाता है? तो इस विधि का क्या नाम है? प्रत्यक्ष विधि जो होती है, इसमें मातृभाषा को नहीं शामिल किया जाता है, ठीक। डी। बाकी व्याकरण पढ़ाते समय दोनों भाषा का प्रयोग सूत्र विधि है, अनुवाद विधि है, दोनों भाषाएं रहेंगी, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में ऐसा नहीं है, मातृभाषा को नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये देखिए, भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ जरूरी है? निर्धारित पूरा करना? नहीं। परीक्षा का आयोजन करना? नहीं। और बताइए, ए और बी में से सबसे महत्वपूर्ण रोल शिक्षक का भाषा शिक्षण में? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना पाठ्यक्रम में, ठीक है। ये है, पाठ से आगामी भी नहीं है। नेक्स्ट है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि सतत आकलन का क्या उद्देश्य है? बच्चे ने क्या सीखा है? नहीं। बच्चे ने कितना सीखा है? बच्चे क्यों नहीं सीखते? बच्चे कैसे सीखते हैं? कैसे बच्चे सीखते हैं, ये आकलन का उद्देश्य होता है, नोट कर सकते हैं इसको। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। बच्चे ने क्या कितना नहीं है। सतत आकलन का उद्देश्य बच्चे कैसे, किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से और हम उनको अच्छा सिखाएं। और देखिए, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से वाक्य में क्या अंतर आता है? तो इसका आशा है कि शिक्षिका बच्चों को क्या बता रही हैं? हम भी शिक्षित होंगे। इसका राइट आंसर होगा, देखिए, अवलोकन नहीं, ये नहीं, आपका होगा हम भी सफल होंगे। परीक्षा के लिए तैयार कर रही हैं शिक्षिका, ठीक।
ठीक है, व्याकरण सिखाना चाहती हैं, ये नहीं है ऑप्शन आपका। ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपकी सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी जिम्मेदारी है? सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें कौन सा पॉइंट है? हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में। देखिए, ये भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास ये तो है, व्याकरण के नियमों की जानकारी ये है, भाषा कौशल का ज्ञान ये है, ये नहीं है, ये कम है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी ये सबसे कम है हिंदी भाषा के शिक्षण में। साहित्य की किस विधि के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, इसमें सस्वर पठन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसमें? जीवनी में नहीं, आत्मकथा में नहीं, संस्करण में। जब हम एकांकी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सस्वर पठन करवाना विद्यार्थियों से, और करना भी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा होगा हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति परखने के लिए? तो कौन सा होगा? अच्छा, भाषा के विषय में लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं? नहीं, ये नहीं है। हिंदी भाषा का परीक्षण करने के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। लेखक ने क्यों कहा? ये भी नहीं है। सेना ने क्यों? आंखों पर पर्दा, ये देखिए ग्रामर क्वेश्चन है ना। तो हिंदी भाषा शिक्षण में ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। ठीक, हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलिए काव्यांश देखेंगे इसको, इसके बाद इसके प्रश्न के उत्तर छांट के। गरजते घन नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई, यह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूर्य, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब की आई। ठीक, आप काव्यांश को देख सकते हैं। और बताना है बेसुध है मन, कवि कवि बताना चाहता है कि मन कैसा है? मन कैसा है? मस्त हो जाता है। ठीक है, डी विकल्प है इसमें। देखिए, नेक्स्ट है आपका, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं? इसमें हो जाएगा कि सूर्य के सो जाने के बाद उन्हें भी नींद आ रही है। डी विकल्प हम बता दे रहे हैं आपको इसमें। गरजते घनन घन घन में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार होगा? सही कह रहे हैं, इजी है प्रश्न, कोई टफ नहीं है। लेकिन पैसे जो आएगा आपका गद्यांश पद्यांश टफ आएंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस जरूर इनकी करिए। मन की उपमा किससे दी गई है? मन की उपमा दी गई है मोर से। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूरज कहाँ सो गया है? नींद में है। लिपट कर सो गया सूरज, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन छिप गया है, सॉरी बी, ये होगा। नेक्स्ट, पुरवाई से आशय है। पुरवाई से आशय, पुरवाई किसे कहेंगे? प्रयोग करते हैं, ये तो पूरब से आने वाली हवा, सी ऑप्शन। विद्यार्थियों, एक गद्यांश भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश भी हम अपने आप को पहले हिंदी पेडागोजी बता दी थी। ठीक, अब गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश प्रैक्टिस जरूर करिए। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया और दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से फैल से उन्होंने एक समाज सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य था कि कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देगा। ये फारसी, यह उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने महानगरों में आए दिन अपराधी तत्वों या परपीड़ा से प्रायः जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है।
ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना। क्या? कैब का रास्ता चुना उन्होंने। अब इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये आपने गद्यांश पढ़ा, तो बताइए कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? मुख्य भाव के सबसे निकट क्या है? साहस और खतरे, पहले पर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या है मुश्किल। डी ऑप्शन है सबसे पास। किस उपसर्ग शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? उपसर्ग और प्रत्यय किन दोनों में है बताइए। 15 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए किसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। देखिए ये है बी ऑप्शन। सा इसमें उपसर्ग है और ता इसमें जो है प्रत्यय है, बी ऑप्शन। परपीड़ा शब्द का गद्यांश में क्या अर्थ है? परपीड़ा, दूसरे की पीड़ा, सी। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? किसके? बी ऑप्शन, रेवती राय। देखिए रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? किसके लिए थी रेवती राय की कैब सेवा? कामकाजी महिलाओं के लिए कैब थी। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता था। किनसे? मनमानी करने वालों से, परिवहन की गृहस्थी पर पीड़कों और अपराधी लोगों से। नेक्स्ट, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण था? क्या कारण था बताइए। ये कारण था, सही कह रहे हैं आप, महिलाओं की कठिनाइयाँ। रेवती राय ने एकदम नया कदम उठाया। किस लिए? इसमें होगा महिलाओं के लिए संचालन लिखा है, ठीक, डी। नेक्स्ट है, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। किसको माना गया है खतरों और आशंकाओं से भरा? महानगरों की जिंदगी को, कामकाजी महिलाओं की, सड़क परिवहन की, ये है इसमें ऑप्शन, ठीक। सड़क परिवहन की जिंदगी जो है वो खतरों और आशंकाओं से भरी है। चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको देखिए हिंदी पेडागोजी से स्टार्ट किया था, गद्यांश पर ख़त्म किया। आपको हमने 30 प्रश्न बताए सीटेट के, ठीक। इसी तरह से वीडियो शेयर कर दीजिए। जिन्होंने सीटेट फॉर्म भरा है 20 अगस्त के लिए, हम आपको क्लास देते रहेंगे और मेरा उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए चैनल पर। फिर मिलेंगे, नमस्कार।